कि एक्चुअल में पैरालिसिस बीमारी है क्या, उतना ही कॉम्प्लेक्स बीमारी है। पेशेंट की स्पीच धीरे धीरे स्लर होने लग जाती है, उससे हम डिसाइड करते हैं उसके मसल्स में स्ट्रेंथ कितनी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता आज आपको बताऊंगी पैरालिसिस के बारे में कि एक्चुअल में पैरालिसिस बीमारी है क्या, किन रीज़न से देखी जाती है, क्या कॉजेज़ रहते हैं उसके पीछे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कैसे हम उसे मैनेज कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे पैरालिसिस के बारे में कि पैरालिसिस जितना देखने में सिंपल बीमारी लगता है, हाथ पैर की बीमारी लगता है, उतना ही कॉम्प्लेक्स बीमारी है, क्योंकि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो आपके ब्रेन के अंदर एक ऐसी कंडीशन तैयार करता है जिसकी वजह से आपके मसल्स पे इफेक्ट आता है। अब ब्रेन के अंदर ऐसा क्या होता है उसको हम समझेंगे। ब्रेन के अंदर जब भी स्ट्रोक आता है दो तरीके से आता है, या तो क्लॉट बनता है या फिर ब्रेन के अंदर की कोई नस फट जाती है जिसे हम हेमरेज कहते हैं। जो इन्फाक्ट होता है, क्लॉट होता है, उसके अंदर सिम्टम्स बहुत स्लोली देखने को मिलते हैं। पेशेंट की स्पीच धीरे धीरे स्लर होने लग जाती है, उसके वर्ड्स लंबे होते चले जाते हैं। कुछ भी किसी को बुला रहा है तो बहुत लंबे वर्ड्स खींचेगा, जैसे पानी मांग रहा है तो पानी बहुत लंबा हो जाएगा। और वैसे ही हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, तेज़ी से सिम्टम्स आते हैं। जैसे ही वहाँ पे वेसल रप्चर हुई, एकाएक आपकी बॉडी में सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे आपके हाथ पैर की मूवमेंट एकदम से चली जाती है। तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फर्स्ट एड के तौर पे। जब भी किसी पेशेंट को स्ट्रोक आता है उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, इमरजेंसी में लेकर जाते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आपका सीटी स्कैन होता है। सीटी स्कैन होना इसलिए ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि आपका स्ट्रोक हेमरेजिक है, नस फटने की वजह से है, या फिर क्लॉट की वजह से है, खून के थक्के की वजह से। क्योंकि इन दोनों का जो इनिशियल मैनेजमेंट है वो दोनों ही अलग अलग होता है। अगर किसी को क्लॉट आया है ब्रेन के अंदर तो एक इंजेक्शन होता है टीपीए जो आपके क्लॉट को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है, बट वो आपको पहले 4 आवर्स के विदिन लग जाना चाहिए। अगर वो टाइमली लग जाता है तो आपके ब्रेन के अंदर नुकसान बच जाता है। आपके जो सेल्स डेड होना शुरू होते हैं, न्यूरॉन्स डेड होने लगते हैं, वो काफ़ी हद तक रुक जाते हैं और आपकी बॉडी में रिकवरी जल्दी आ जाती है। दूसरा स्ट्रोक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जहाँ नस फटने की वजह से है। वहाँ पर ये इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर हम ये इंजेक्शन दे देते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर रप्चर हुआ है, नस फटी है। तो दोनों को टाइमली डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी हो जाता है फर्स्ट एड के तौर पर। अगर किसी पेशेंट में ये फर्स्ट एड मिल जाती है तो वो फर्दर नुकसान से बचता चला जाता है। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि फ़र्स्ट एड के लिए हम सबसे पहले पेशेंट को अगर कुछ भी ऐसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, जैसे उसकी वर्ड्स लंबे खिंच रहे हैं, या फिर उसे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, या हाथ पैर की मूवमेंट कम हो रही है, नमनेस महसूस हो रहा है, सुनपन लग रहा है, तो उसे फटाफट हॉस्पिटल ले जाया जाए, उसका सीटी स्कैन करवाया जाए और फर्दर मैनेजमेंट किया जाए। क्योंकि यही दोनों टाइप ऑफ स्ट्रोक रिस्पॉन्सिबल होते हैं पैरालिसिस के लिए। वैसे तो हेड इंजरी की वजह से या स्पाइनल इंजरी की वजह से भी पैरालिसिस हो जाता है। अगर सिर पे चोट लगी या तो खून का थक्का बनेगा या नस फट जाएगी, उसकी वजह से भी हो जाता है। या फिर आपके बैकबोन पर, स्पाइन पर फॉल की वजह से, चोट लगने की वजह से, ऊपर से छत से गिर गए, हाइट से गिर गए, तो वहाँ की जब भी नर्व्स कंप्रेस होती हैं, दबाव उन पे पड़ता है, तब जितना एरिया वो सप्लाई कर रही हैं, जैसे कमर से नीचे का एरिया की वो सप्लाई कर रही हैं, उसकी मूवमेंट रुक जाती है। तो उस केस में कहा जाता है उसे पैराप्लेजिया, क्योंकि कमर से नीचे कुछ भी महसूस नहीं होता है। और जितने भी आपके इस्चेमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक होते हैं, मतलब क्लॉट से होने वाले स्ट्रोक और नस फटने से होने वाले स्ट्रोक, वो दोनों ज़्यादातर देखे जाते हैं शरीर के आधे अंग में, जैसे कि राइट साइड हाथ पैर या लेफ्ट साइड हाथ पैर, दोनों कोई भी इफेक्टेड हो सकते हैं, स्पीच भी इफेक्टेड हो सकती है। वो डिपेंड करता है स्ट्रोक का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा था। अभी जैसे मैंने आपको समझाया हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में और इस्चेमिक स्ट्रोक के बारे में, मतलब कि क्लॉट से होने वाला स्ट्रोक और नस फटने से होने वाला स्ट्रोक, ये दोनों किन कंडीशंस में पाए जाते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको और समझाऊंगी। ज़्यादातर पेशेंट्स जो डायबिटिक रहते हैं या फिर उनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा रहता है, उनके अंदर इस्चेमिक स्ट्रोक ज़्यादा देखा जाता है, मतलब क्लॉट फॉर्मेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
और जिन पेशेंट्स में हाई बीपी रहता है, लंबे समय से अनकंट्रोल्ड रहता है, उनके अंदर हेमरेजिक स्ट्रोक होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि डायबिटिक और कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स में इस्चेमिक ही हो स्ट्रोक, क्लॉट ही बने, या फिर बीपी के पेशेंट्स में हेमरेज ही हो, बट ज़्यादातर जो हम केसेस देखते हैं उनके अंदर मैक्सिमम ये देखा जाता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हमारे शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं या हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा रहते हैं तो हमें उन्हें मेंटेन करना ज़रूरी हो जाता है ताकि हम पैरालिसिस से बच सकें। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इतनी सिंपल दिखने वाली हाथ पैर की बीमारी जो पैरालिसिस हम सोचते हैं वो इतनी सिंपल बीमारी नहीं है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ब्रेन की एक ऐसी बीमारी है जिसको साई संजीवनी बहुत सिंपली मैनेज कर लेती है। वो किस तरीके से मैनेज कर लेती है, हमारी मेडिसिन कैसे हेल्प करती हैं आपकी रिकवरी में, कैसे आपको दोबारा से इंडिपेंडेंट बनाने में मदद करती हैं और आप कैसे अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जब भी कोई पेशेंट, पैरालिसिस का पेशेंट साई संजीवनी में आता है तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहता है, उसकी हिस्ट्री पिकअप करना। उसको बीमारी कब से है, किस वजह से हुई थी और कौन कौन सी उसकी फंक्शनिंग इन्वॉल्व है, जैसे हाथ पैर कितना काम कर रहे हैं। हम पेशेंट को बोलते हैं अपना हाथ उठाइए, कितना ऊपर उठा सकता है, छाती तक उठा सकता है, कंधे तक उठा सकता है या सीधा उठा सकता है। उससे हम डिसाइड करते हैं उसके मसल्स में स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि हम जो मेडिसिन देते हैं वो सीधा ब्रेन पे वर्क करती हैं। ब्रेन के अंदर एक मैकेनिज्म होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, उसको दोबारा से रिवाइव करती है, क्योंकि जैसा आपने सुना होगा न्यूरॉन्स जो एक बार मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, वो रिवाइव नहीं कर पाते क्योंकि न्यूरॉन्स के पास वो प्रॉपर्टी नहीं होती है। लेकिन पेशेंट के अंदर रिकवरी तो देखी जाती है। अगर वो इनिशियल 6 मंथ्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं भी ले रहा होता है तो भी पेशेंट धीरे धीरे रिकवर करता है। कुछ स्टेज के बाद वो रिकवरी स्लो हो जाती है, रुक जाती है। उसी में हेल्प करती है हमारी मेडिसिन, साई संजीवनी की मेडिसिन, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी को वापस लेकर आती है। अब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है क्या, आप इसे समझिए। अब ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स डेड हो गए, जिस हिस्से में क्लॉट आया, हेमरेज हुआ, वो हिस्सा डैमेज हो गया, वहाँ के सेल्स डेड हो गए। लेकिन हमारे पास जो बाकी हेल्दी ब्रेन है उसके पास कैपेबिलिटी होती है दोबारा से एक बाईपास रूट तैयार करने की, दोबारा से सीखने की। वही न्यूरोप्लास्टिसिटी, वही कनेक्शंस ब्रेन के अंदर बनाती है साई संजीवनी की मेडिसिन, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो सीधा ब्रेन पे जाकर वर्क करती हैं। क्योंकि हमारे मसल्स में कोई खराबी एज सच नहीं आई है, हमारी जो पैथोलॉजी है, जो परेशानी है, वो ब्रेन के अंदर है। इसे समझना सबसे पहले ज़रूरी होता है, क्योंकि मसल्स के लिए पेशेंट कई साल फिजियोथेरेपी करवाते रहते हैं, बहुत सारी ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ करवाते हैं, लेकिन फिर भी रिकवर नहीं कर पाते। अब ऐसा क्यों होता है, इसे जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप कॉज पे वर्क नहीं करोगे, बीमारी आपके ब्रेन में है, आप काम कर रहे हो हाथ पैर के ऊपर, हाथ पैर में कोई ऐसा सच बीमारी है ही नहीं, वो ब्रेन की वजह से है। तो जब तक आप कॉज पे वर्क करोगे ही नहीं तो कैसे आप रिजल्ट्स देख पाओगे। इसीलिए पेशेंट्स 10-10 साल तक, 15-15 साल तक, 5-5, 6-6 साल तक उसी कंडीशन में रह जाते हैं जैसे वो ऑलरेडी थे। इनिशियली फर्स्ट 6 मंथ में तो बॉडी खुद से भी कोशिश करती है रिकवरी करने की, बट उसके बाद क्या। तो अगर आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं तो आपको अब बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैरालिसिस चाहे जितना नया हो, जितना पुराना हो, चाहे इनिशियली आपको 15 दिन हुए हैं, 1 महीना हुआ है या कई साल बीत चुके हैं इस बीमारी से सफ़र करते हुए, आपको बस एक काम करना है, साई संजीवनी में आकर कंसल्ट करना है। आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हम आपका ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। बाकी अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप आकर मिल भी सकते हो हमसे, जो भी क्वेरीज़ है उसको डिस्कस कर सकते हो। क्योंकि ब्रेन का जब तक हम ट्रीटमेंट इसमें नहीं करते हैं, आपको रिजल्ट्स पूरी तरीके से नहीं मिल पाते हैं। हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं मेडिसिन के साथ साथ चलने की, क्योंकि आप जितना चलोगे, जितना मूवमेंट करोगे, उतनी आपके अंदर रिकवरी जल्दी आएगी। क्योंकि फिजियोथेरेपी कुछ एक्सरसाइजेस पेशेंट की चल रही होती हैं, लेकिन उसमें क्या है, एफर्ट सारा का सारा फिजियोथेरेपिस्ट लगा रहा है, पेशेंट कुछ भी एफर्ट नहीं लगा रहा होता है। पेशेंट बेड पे लेटा है, फिजियोथेरेपिस्ट आता है, उसकी हाथ की मूवमेंट कर दी, उसकी रिस्ट की मूवमेंट कर दी, फिंगर्स की मूवमेंट करवा के चला गया। 1 घंटे आपने ऐसा किया, बाकी दिन में क्या,
जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं लगाओगे ठीक होने में, आप अपने अंदर विल पावर नहीं जगाओगे, तब तक कोई भी मेडिसिन या कोई भी थेरेपी आप पे वर्क नहीं कर सकती आपको इंडिपेंडेंट बनाने में। तो आज जितने भी मेरे पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आपको थोड़ी सी विल पावर जगानी है, बाकी काम साईं संजीवनी संभालेगा। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी विल पावर दिखाते हो तो हर स्टेप पे हम आपके साथ खड़े हैं आपकी मदद करने के लिए, ताकि आप दोबारा से इंडिपेंडेंट बन सको और अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सको। तो इसी के साथ मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको और बहुत सारी टिप्स बताऊंगी कैसे आप अपने पैरालिसिस को मैनेज कर सकते हो, कैसे इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। तो उसके लिए आप रहे हमारे साथ, हमारे चैनल पे कनेक्टेड, और तब तक के लिए धन्यवाद।